नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। मैं बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और मेन जो है इसमें ऑलरेडी इंक्लूसिव है, आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं डॉक्टर अमित जोशी सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन क्लिनिकली हमारे ऑडियंसेस को दें और वो जान सके कि हम किन से मुखातिब हैं आज। मेरा नाम डॉक्टर अमित जोशी है। मैं टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई में कार्यरत हूँ और मेरा जो मेन इंटरेस्ट है कैंसर में वो यूरोजेनाइटल कैंसर है, जिसमें कि ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, किडनी कैंसर ये इंक्लूड होते हैं। तो मेरा स्पेशल एरिया जिसको हम यूरोजेनाइटल मैलिग्नेंसी बोलते हैं वो मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। सो मेन वाले सारे कैंसर आप देखते हैं ज़्यादातर। तो समय के साथ व्हाट वी हैव रियलाइज कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इस पे बहुत सारा डिस्कशन होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेन के देर आर कुछ ऐसे कैंसर हैं जो केवल मेन में होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर फीमेल पेशेंट्स में मिलता है, स्त्रियों में मिलता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में या उसी तारतम्य में प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर और पेनाइल कैंसर, ये कैंसर केवल मेन के स्पेसिफिक होते हैं। सो बाहर के देशों में बहुत सारा इस पे काम हो रहा है, लेकिन चूंकि अपनी कंट्री में फीमेल कैंसर स्पेसिफिक काम बहुत पहले से चालू हुआ है, उन पेशेंट्स को मदद देने के लिए, मेंटल हेल्प देने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए ऐसा काम बहुत उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम लोगों ने भी सोचा है कि फीमेल्स के अलावा मेल्स का भी जो है कैंसर पे भी ध्यान देना चाहिए। और उसका इंसिडेंस जैसा समय के साथ बढ़ रहा है, सो हमको उसके बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी, उनके अर्ली सिम्टम, उनको भी ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में मदद देना, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ने, इस पर भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। बहुत उम्दा सर। सर, हमें ये बताइए कि एक कंटेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि इंसिडेंसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, तो कितने प्रतिशत लोग जो है एक मेन इन आवर कंट्री वुड गेट अफेक्टेड बाय दीज कैंसर्स? देखिए, ये जैसे जैसे कैंसर एक एज रिलेटेड फिनोमिना है, जैसे एज बढ़ती जाती है इंसिडेंस ऑफ कैंसर बढ़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी की सेल्स जब समय के साथ डिवाइड होती हैं, कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है जैसे एज बढ़ती जाती है वो कंट्रोल मैकेनिज्म उतना अच्छा नहीं रहता है, और एक नॉर्मल सेल ग्रोथ जो कि डिवीजन रुक जाना चाहिए था वो एक एबनॉर्मल। सो प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस भी समय के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी इन्फेक्शन से ओवरऑल जो मॉर्टेलिटी है अपनी कंट्री में, या जो पहले जो डेथ हुआ करती थी वो कम हो गई है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का धीरे धीरे बेटर कंट्रोल मिल रहा है, हार्ट और उनसे रिलेटेड। सो और इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ अच्छी हेल्थ के कारण, सैनिटेशन के कारण, ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस कम होने के कारण, मलेरिया का इंसिडेंस कम होने के कारण, तो अभी जो इन्फेक्शन रिलेटेड डेथ्स हैं अपनी कंट्री में वो कम हो रही हैं, और एज ओवरऑल जो औसत आयु है वो बढ़ रही है। सो उस कारण शायद समय के साथ एज रिलेटेड कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। हम अपनी प्रैक्टिस में भी इस चीज़ को देख रहे हैं समय के साथ। जी। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जो कैंसर के जो इंसिडेंसेस जो बढ़ रहे हैं, आपने कुछ एक रीजंस काफ़ी बहुत साफ साफ बताएं कि ये रीजंस हो सकते हैं। इनके अलावा हमें ये बताइए कि क्या और फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग जो है, और क्या एज ग्रुप होता है जिसमें ज़्यादातर लोग इज इट वर्किंग पीरियड, या जैसे आपने बताया कि एज के साथ में बढ़ता है, तो ऑनसेट ऑफ डिसीज जो है यूजुअली किस एज में? जैसे जो टेस्टिकुलर कैंसर या जिसको हम वृषण का कैंसर या टेस्टिस का कैंसर बोलते हैं, वो मोस्टली यंग पेशेंट्स में मिलता है। उसका पीक इंसिडेंस 15 से 45 वर्ष की अवस्था में मिलता है। उसका एज सच कोई रिस्क फैक्टर, ऐसा कोई एकदम डिफाइंड रिस्क फैक्टर नहीं है। तो जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है वो यंग पेशेंट्स में मिलता है। एक्टिवली पॉपुलेशन जो रहती है, फॉर्चुनेटली उसके क्योर रेट भी ठीक ठाक रहते हैं। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर दिया जाए तो 85-90% पेशेंट क्योर हो जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का एज सच, जैसा मैंने बोला कि एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। पेनाइल कैंसर के इटियोलॉजिकल या फैक्टर जिससे होता है बेटर हाइजीन, मतलब जो पर्सनल हाइजीन है, लोकल हाइजीन है, उसका अच्छी तरह से साफ सफाई रखी जाए। और समय के साथ जैसा एक फीमेल्स में जैसा हम नाम सुनते हैं एचपीवी का इंसिडेंस, सो समय के साथ जिस तरह से एचपीवी का इंसिडेंस कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल अदर फैक्टर, वैक्सीनेशन, बेटर हाइजीन, अर्ली डिटेक्शन, सो प्रॉब्ली ये भी शायद पेनाइल कैंसर के इंसिडेंट को समय के साथ, बट अभी जो नंबर बढ़ रहे हैं वो मोस्टली प्रोस्टेट कैंसर के, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है कि ये एज बढ़ रही है, और हमारी अदर डिजीजेस पे कंट्रोल जो
पहले जो जनरल पॉपुलेशन जिसकी लॉन्जिविटी कम थी वो लॉन्जिविटी बढ़ रही है, तो शायद वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अदर मॉडिफाइबल फैक्टर आप और डिजीजेस में पकड़े तो जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लंग का कैंसर, यहाँ पर क्लियर कट टोबैको एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस तरह के लिए। अब जैसा अभी हमने ब्लैडर कैंसर के बारे में बोला, वहाँ पर स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो कि मॉडिफाइबल हो। बट फॉर प्रोस्टेट कैंसर के लिए जैसा मैंने बोला कि एज ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। सर जैसे काफ़ी सारी बातें जैसे हम करते हैं, समाज में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि भाई अगर कैंसर हो जाए तो ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो कैंसर के बचाव के, स्पेशली मेन में कैंसर के बचाव के कुछ पॉइंट्स अगर आप हमें शेयर करना चाहेंगे। जो कैंसर लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं, कैंसर है, वहाँ पर हम बोल सकते हैं जैसे कि ओबेसिटी, कई सारे कैंसर में ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी खाना, जैसा हम कोलोरेक्टल कैंसर के लिए बोलते हैं कि नहीं, जो वेस्टर्न डाइट है जहाँ पर प्रोसेस्ड मीट बहुत कॉमनली यूज होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अपनी कंट्री में फॉर्चुनेटली अभी भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो अपना इंडियन डाइट है जिसमें कि बहुत सारा फाइबर भी होता है उसको स्टिक करती है, तो वो एक। लेकिन आप अगर पूछेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए कोई स्पेसिफिक मॉडिफाइबल फैक्टर है, सो एज सच कुछ रेयर परसेंटेज ऑफ द पेशेंट में ये जेनेटिक या फैमिलियल होता है। सो अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर 2 या 3 जनरेशन में हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर के साथ प्रोस्टेट कैंसर किसी 2-3 फैमिली मेंबर को है, अर्ली एज में प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हो रहा है, वहाँ पर हम मॉडिफाइबल फैक्टर की बात कर सकते हैं और जेनेटिक टेस्टिंग करा के हम जान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एज सच एज ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोस्टेट, खासकर जो मेल के कैंसर। अगर हम एक्सक्लूसिवली बात करें, टेस्टिस के लिए कोई आइडेंटिफाइबल फैक्टर एज सच नहीं होता है। पेनाइल कैंसर के लिए जैसा मैंने बोला कि लोकल हाइजीन को अच्छा रखें, अगर जो पार्टनर्स हैं उनके नंबर लिमिटेड रखें, कंडोम का यूज करें, सो वो सब शायद थोड़े इंसिडेंट्स को कम कर सकता है। सर जैसे आपने जेनेटिक टेस्टिंग की बात करी, तो ये जो 3-4 सेट ऑफ कैंसर्स हैं, सो कितने और कितने प्रतिशत ये ट्रांसफरेबल है, हेरिडेटरी हैं? ये डिपेंड करता है, देखिए मतलब जहां अगर हम जेनेटिक की बात करें तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा म्यूटेशन आ रहा है। हर म्यूटेशन के अपने फैमिलियल टेंडेंसी होने की सर्टेन परसेंटेज है। सो जनरली अगर हम ये डिस्कस करते हैं जेनेटिक के लिए, सो फिर हम जैसा कि टाटा हमारे हॉस्पिटल में एक जेनेटिक क्लिनिक है, सो अगर हमको किसी पेशेंट का लगता है कि ये कैंसर फैमिलियल होने का इंसिडेंस है, सो हम कोई भी ब्लड टेस्ट कराने के पहले हम उनकी जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं, क्योंकि कोई भी जेनेटिक टेस्टिंग कराने के पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जेनेटिक काउंसलिंग कराना। जेनेटिक काउंसलिंग होने के बाद उसके प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब उसके जेनेटिक टेस्ट करने के फायदे और नुकसान डिटेल से डिस्कस किए जाते हैं, फिर उस टेस्ट को ऑर्डर किया जाता है। तो जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं प्री टेस्ट काउंसलिंग, टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग। सो डिपेंडिंग अपन हम कौन सी डिजीज देख रहे हैं और उसमें कितना परसेंटेज फैमिलियल होने की प्रोबेबिलिटी है, और उसमें जब हमने इनिशियल टेस्ट कराया तो हमको ऐसा कुछ पैथोलॉजिकल बेसिस पे कुछ ऐसा लग रहा है कि जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक एलिमेंट, तब हम उसको पेशेंट को अपने जेनेटिक क्लिनिक में रेफर करते हैं। वो उनसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर ब्लड टेस्ट एडवाइज करते हैं। फिर ब्लड टेस्ट में अगर कुछ ऐसा दिखता है कि जो फैमिलियल में आ सकता है, फिर वो उनको बुला के डिटेल्ड काउंसलिंग करते हैं और फैमिली मेंबर की स्क्रीनिंग किस एज में करनी है, क्या क्या टेस्ट कराने हैं, क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, फिर वो हमारी जेनेटिक काउंसलिंग की टीम डिटेल में उसको डिस्कस करती है। तो रैंडमली जाके हम ब्लड टेस्ट करा लें, नहीं, वो एडवाइजेबल नहीं है। इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके थ्रू ही ये टेस्टिंग को कराना जरूरी है, ताकि आपको सही पर डायरेक्शन बता सकें। अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली मिल भी रहा है तो उसको कैसे हमको अर्ली एज में डिटेक्ट करना है और क्या क्या ब्लड टेस्ट कराने हैं। अमेजिंग। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है आपसे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप शायद अगर मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि कैंसर जो है जितनी शारीरिक बीमारी है उतनी ही मानसिक, सामाजिक और आर्थिक बीमारी भी है। और इसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत सारा जब किसी को कैंसर होता है, आप तो खैर दिन रात ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको एक इकोसिस्टम या सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। कितनी रिक्वायरमेंट है और आज हम कहाँ हैं एज अ कंट्री इन सपोर्ट? सो आपने ये बहुत ही सही सवाल पूछा और बहुत ही उपयुक्त सवाल पूछा। जनरली जब पेशेंट डायग्नोस होता है तो उसको न कि मेंटल प्रॉब्लम, तो आर्थिक प्रॉब्लम तो होती ही है अगर पेशेंट के पास इंश्योरेंस नहीं है या वेल कवर्ड नहीं है, उसको मेंटल ट्रॉमा और एगोनी भी बहुत होती है। तो जब हम उनसे डिस्कस करते हैं किसी डिजीज के बारे में, हो सकता है डिजीज उसकी अर्ली स्टेज में आई हो जहाँ पर क्योर रेट काफ़ी अच्छा हो, बट वो शब्द सुन के ही उनको बहुत मानसिक आघात पहुँचता है। उस समय इस चीज़ को समझाना, कई बार हम उनसे डिस्कस भी करते हैं, बट कई बार क्या है कि
कई बार हमारी ओपीडी में भी बहुत व्यस्तता रहती है, हम डिटेल से बात नहीं कर पाते हैं और पेशेंट को ये लगता है कि अब कैंसर हो गया है तो अभी हमारी बीमारी अभी प्रैक्टिकली ठीक होने के बाहर हो गई। ऐसा नहीं है। उस सिनारियो में जो हेल्प ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां पर उनको रोल मॉडल दिखते हैं कि पहले जिस पेशेंट्स को हो चुका था, आज 4 साल 5 साल हो गए हैं, बीमारी से कंट्रोल्ड है, बीमारी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम, कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, वो उनको बहुत सारा आत्मबल देता है कि नहीं, ये पेशेंट क्योर हुए हैं, ये इनकी बीमारी से मुक्त हैं। हम भी अगर पूरा ट्रीटमेंट करें, सही तरीके से ट्रीटमेंट करें तो हम भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाहर के देशों में आप डिजीज का नाम लीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी उसके हेल्प ग्रुप अवेलेबल हैं, चाहे आप ब्रेस्ट कैंसर का लीजिए, चाहे आप ओवेरियन कैंसर का लीजिए, सर्वाइकल कैंसर का लीजिए। अपनी कंट्री में ये एफर्ट एटलीस्ट मेल कैंसर के लिए तो बहुत ही अर्ली स्टेज में है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग टाटा हॉस्पिटल में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के और अपनी हॉस्पिटल के थ्रू एक हम इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसको हम मेन कैन का नाम दे रहे हैं, मेंस कैंसर। मेन कैन, यस, मेन का कैंसर, जहां पर हम जो मेन के स्पेसिफिक कैंसर हैं उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक वेबसाइट को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी ओपीडी में लीफलेट वगैरह भी रखने का प्लान कर रहे हैं। एक हम व्हाट्सअप नंबर भी लाया है जिसके थ्रू मंथली हम 2 बार उनकी पेशेंट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग भी कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक ऑलरेडी एफर्ट चालू किया है जिसको हम टेस्टिकुलर कैंसर सर्वाइवर या जर्म सेल ट्यूमर सर्वाइवर ग्रुप बोल रहे हैं, जो कि लास्ट 4 साल से मीटिंग कर रहा है। इस साल हमारी 5th मीटिंग है, जहां पर जो लोग क्योर हो चुके हैं वो आते हैं, साल में एक बार मिलते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं और हम फिर उस ग्रुप के मेंबर को जो ऑलरेडी जिनका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है, हमारे कुछ वॉलंटियर हैं जो ट्रीटेड पेशेंट हैं, जो खुद से हमको बोलते हैं कि आप हमको बताइए, हम उनको बात करेंगे। तो कोई पेशेंट लगता है जो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत तनाव में है, डायग्नोसिस हुई है टेस्टिकुलर कैंसर की, हम उनको उसका नंबर दे देते हैं, वो उनको बात करता है। तो जितना कंफर्ट पेशेंट को दूसरे एक क्योर्ड पेशेंट से मिलता है, वो हम कितना भी बात करें वो कंफर्टेबल नहीं दे सकते। लेकिन वो बंदा जो पेशेंट उस स्थिति से गुजर के आज सर्वाइवर बन चुका है, वो उनको बहुत सारा धैर्य देता है और बहुत सारा सहारा देता है। प्लस हम उनकी आर्थिक मदद के लिए बहुत सारे एनजीओस के थ्रू बात कर रहे हैं, बहुत सारे अपने CSR जो कंपनियां हैं उनके थ्रू हम फंडिंग ला रहे हैं। तो ये सब उसी कॉन्टेक्स्ट में है। अभी बहुत शुरुआती दौर में है, अभी हमने उसको टाटा हॉस्पिटल में रखा है, लेकिन अगर समय के साथ रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो हम उसको और सेंटर पे भी ले जाएं, क्योंकि ये एक सेंटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर कंट्री की प्रॉब्लम है। तो हम उसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म या एक राष्ट्रीय उस पर हम एक ले जाना चाहते हैं। समय के साथ अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो डेफिनेटली हम इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे। बहुत ही सराहनीय कार्य है डॉक्टर साहब, एंड हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैनकैन के साथ हैं, और अगर हमसे कुछ बन पड़ेगा तो हम जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। ये एक ज्वाइंट एफर्ट है सारे एनजीओस का, टाटा हॉस्पिटल का, सारे हमारे CSR जो इनिशिएटिव्स हैं जो हमको बहुत सारी हेल्प करने का एश्योरेंस कर रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक जो हमारे सर्वाइवर हैं उनको हम पोस्ट ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद उनके जॉब प्लेसमेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट, उनके साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, उसका भी हम के बारे में हम सोच रहे हैं। और हमने ऑलरेडी 2-3 एनजीओस को उसके लिए ऑलरेडी कांटेक्ट में लिया है, जिनने हमको ऑलरेडी एश्योर किया है कि हमारे पास कोई भी सर्वाइवर है जो कुछ स्किल के लिए जाना चाहता है 6 महीने 8 महीने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देयर इंटरेस्ट, तो उसको भी हम एक अगले स्तर पे ले जा रहे हैं। सर्वाइवर जिसको हम बोलते हैं कि सर्वाइवर सिर्फ अभी आज के समय में अगली जो प्रॉब्लम आने वाली है कि जो सर्वाइवर हो रहे हैं उनको नॉर्मल स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। दे आर क्योर्ड फ्रॉम देयर डिजीज बट स्टिल दे आर नॉट, वो फिर अपने समाज में फिर से वो नॉर्मल तरीके से वापस कैसे जाएं, इस दिशा में हम लोग टाटा हॉस्पिटल हमारा काम कर रहा है। एंड होपफुली वी विल बी डूइंग सम गुड वर्क, एंड जैसा समय के साथ आता है फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे, और डेफिनेटली एनजीओ के माध्यम से ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये आपने जो है बड़ा रेलेवेंट टॉपिक रेज किया सर्वाइवरशिप का, इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़ी वार्तालाप का, बड़ी डिस्कशन का हिस्सा है ये। एक और सवाल या एक राय मुझे आपसे चाहिए। जैसे हम दूसरे देशों में देखते हैं कि कहीं पे भी कोई गाइडलाइन बनती है, कुछ बड़ा काम होता है तो हमेशा उसमें पेशेंट एडवोकेट्स बुलाए जाते हैं, पेशेंट्स को बुलाया जाता है। हमारे देश में कितना कारगर है और क्या आगे जाके क्या उम्मीद लगती है आपको? सो ये भी एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारा काम करना है। अल्टीमेटली जो भी कैंसर रिसर्च में काम हो रहा है उसमें हमको जिस पॉपुलेशन के लिए हम काम करने वाले हैं, अल्टीमेटली हम पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कई बार पर्सपेक्टिव एज ए फिजिशियन हम उस पर्सपेक्टिव को या उनके उस दृष्टिकोण को शायद समझ नहीं पाते हो। सो अगर हमारे पास उस ग्रुप में एक बंदा है, पेशेंट है जो कि उस प्रोसेस से गुजर चुका है, क्या क्या उसको इश्यू हुए हैं उस दौरान,
चाहे वो ट्रीटमेंट के पैसे के अरेंज करने के लिए हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल इश्यू हो, चाहे जो सोशल इश्यू हो। सो उस कॉन्टेक्स्ट से वो पर्सन सबसे अच्छी तरीके से उस चीज को हेल्प कर सकता है। हम कोई भी गाइडलाइन बनाए, अगर वो पेशेंट के लेवल पे जाके नहीं वो मतलब उसको अडॉप्टेबल है या उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो गाइडलाइन का कोई मतलब नहीं, कि अल्टीमेटली वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए बन रही है। सो उस पेशेंट के पर्सपेक्टिव को लाने के लिए कोई भी गाइडलाइन बनती है, हमको सर्वाइवर को रखना पड़ेगा, हमको एक आध केयर गिवर को रखना पड़ेगा। केयर गिवर का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है। और एक दो ऑनगोइंग पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, हमको तो जो आपने बोला कि नहीं, कोई भी गाइडलाइन बनाते वक्त, कोई भी कैंसर रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाते वक्त हमको पेशेंट को, उनके केयर गिवर को, उनके सर्वाइवर को, उनको इंक्लूड ही करना चाहिए, जो कि हमको सही दृष्टिकोण दे सके या सही हमको डायरेक्शन बता सके, जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं उनके कॉन्टेक्स्ट से। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को एक मार्गदर्शन मिला होगा। और अगर आपके मन में इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट टू यू। और आप सुन रहे हैं मुझे, विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, विद डॉक्टर अमित जोशी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।